स्वराज्य आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका सभी का पुनः स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा और इनके साथ साथ 4 अन्य राज्यों की विधानसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसके कई अलग अलग उसके परिणाम होते हैं और उन सबका अपना महत्व होता है। आप अलग अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं में, संचार के अलग अलग साधनों में ऐसे कई अलग अलग खबरें पढ़े हैं, मगर चूंकि हमारा जो उद्देश्य है स्पेसिफिक एक एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया और उनके परिणाम को हम सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में स्वराज्य आईएएस के इस पूरी टीम के द्वारा जो अलग अलग लेक्चर जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक लेक्चर जो है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो करने जा रहा हूं वह है विधानसभा जो आम चुनाव हुआ 2023 का, उसके परिणाम क्या है और उसका क्या प्रभाव होगा। स्पष्ट जो उद्देश्य है इसके वीडियो का कि हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आगामी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें किस किस तरह से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, संवैधानिक प्रावधान ऐसे कौन से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनको हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें इनमें से, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा विधानसभा का जो आम चुनाव है, इनको आम चुनाव कहा जाता है, जनरल इलेक्शन कहा जाता है विधानसभा का, ठीक। और आप यहां जानते हैं कि भारत के संविधान में चुनाव के संपन्न कराने की पूर्ण दायित्व जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, इन सबका संपूर्ण दायित्व जो है निर्वाचन आयोग के पास में है। निर्वाचन आयोग को जो है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुनाव करवाने के एक संपूर्ण दायित्व मिला हुआ। इसी की शक्ति का इसी संविधान के अनुच्छेद का प्रयोग करके ही जो है भारत की संसद ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1991 बनाया हुआ है। उसमें जो शक्ति दिया गया है उन शक्ति का प्रयोग करते ही भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। अब चूंकि स्पेसिफिक जो है विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा के आम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि राज्यों में विधानसभा होता है। यहां एक अस्थायी सदन है, यहां भी जानते हैं आप। अस्थायी सदन इस वजह से है क्योंकि यहां जो है एक बार गठित होता है और वहां एक निश्चित समय अवधि के बाद में वहां उनका विघटन भी हो जाता है, इसलिए इनको अस्थायी सदन कहा जाता है। विधानसभा की अपनी एक संरचना होती है। यहां संरचना भी भारत के संविधान में स्पेसिफिक एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170, जिनमें आप जानते हैं कि विधानसभा में निश्चित सदस्य होते हैं। वहां भी मेंशन किया गया संविधान में कितने सदस्य होंगे। उन सदस्यों के लिए, उन सदस्यों के जो क्षेत्र होंगे, मींस विधानसभा क्षेत्र होंगे, वहां भी परिसीमन के माध्यम से निर्धारित होता है और सबके लिए विधानसभा एक अलग अलग क्षेत्र होता है। ये तो ऐसे छत्तीसगढ़ में जो है 90 विधानसभा क्षेत्र है, आप यहां जानते हैं। उसी में चुनाव संपन्न हुए हैं। अब उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उस दृष्टिकोण से कि अभी हमारे पास में जो वर्तमान जो विधानसभा था, मीन्स पंचम विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, उस पंचम विधानसभा जो ऑलरेडी जो हमारे पास में जीवंत है, मगर यही जो पंचम एक विधानसभा जो हमारे पास में हुआ करता था, उस विधानसभा का अवधि जो है पूरा हो रहा है, उनकी अवधि। तो भारत के संविधान में विधानसभा के अवधि के संदर्भ में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 172, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 172, जिनमें विधानसभा की अवधि का उल्लेख किया गया है। आप जानते हैं कि विधानसभा की अवधि यह
उस विधानसभा की जो पहले सत्र है, पहले सत्र की तिथि से आगामी जो 5 वर्ष तक की अवधि होती है। और उसके बाद इसी भारत के संविधान में ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 174, जिनमें इस विधानसभा के विघटन की प्रक्रिया दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से जो है विधानसभा का गठन होगा, उस विधानसभा का एक निश्चित अवधि होगी और निश्चित अवधि के बाद विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है। उसके बाद पुनः नई विधानसभा का गठन होगा, उनकी एक निश्चित अवधि होगी और उस नए विधानसभा, जिनको हम षष्ठम विधानसभा की जो बात कर रहे हैं, उनका विघटन भी होगा। तो यह पूरी जो बातें हैं, यह अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 172 में विधानसभा की अवधि है, अनुच्छेद 174 में विधानसभा का सत्र है, सत्रावसान है और विघटन है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें यह अनुच्छेद बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इनके साथ साथ यहां भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि विधानसभा के जो है गठन और विघटन के बीच में ही जो है मंत्रिपरिषद का गठन, पूर्व मंत्रिपरिषद का विघटन और नए मंत्रिपरिषद का गठन भी होता है। पूर्व मंत्रिपरिषद का विघटन का मतलब यह है कि तत्कालिक जो मंत्रिपरिषद, जो पंचम विधानसभा जो संबंधित जो मंत्रिपरिषद है, उस पूर्व मंत्रिपरिषद विघटन होगा। और जिस मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारत के संविधान में राज्यों के संदर्भ में अनुच्छेद 163, जिस मंत्रिपरिषद के संदर्भ में भारत के संविधान में अनुच्छेद 163, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को वेकाधीन जो कार्य मिले हुए हैं, उनके अलावा जो अन्य कार्य है उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वह उनमें सहायता और सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिनके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहां जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 163, यहां भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ जो है इसी में जो है प्रावधान है, इसी अनुच्छेद एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, जिनमें प्रावधान है मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित। आप जानते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वह अन्य मंत्री हो, इन सबों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है और उसके बाद राज्यपाल के द्वारा ही अन्य मंत्रियों का, मगर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रक्रिया में जो है पूर्व मंत्रिपरिषद जो हुआ करता था, उस मंत्रिपरिषद का विघटन होगा और साथ में जो है नए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। तो इस प्रकार से ये सभी प्रक्रिया जो है संचालित होती है। अब इनमें देखते हैं इस प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से कि कैसे ये प्रक्रिया इस प्रकार से संचालित होती है। तो सबसे पहले जो है हमें यह जानने की आवश्यकता है, जैसे बताया मैंने जो है विधानसभा की अवधि। तो जो पांचवा विधानसभा हमारा, जो पंचम विधानसभा जो है अभी जो हमारे पास में जो हुआ करता था, पंचम विधानसभा जो हमारे पास में हुआ करता था, उनकी अवधि
जो अनुच्छेद 172 के अंतर्गत निर्धारित है। जैसे बताया मैंने कि यहां जो है पहले सत्र की पहली तिथि से लेकर के आगामी 5 वर्ष तक बना रहेगा। तो निश्चित रूप से जो है पांचम जो विधानसभा है, पांचवा विधानसभा है, उनकी निश्चित अवधि था। वहां जो अवधि है 4 जनवरी 2019 से लेकर के, याद रखने वाली बातें हैं, 4 जनवरी 2019 से लेकर के 3 जनवरी 2024 तक इस पांचवी जो विधानसभा है इनका अवधि था। हमें यह इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो स्वाभाविक है इस अवधि के पूर्ण होने से पहले ही हमें पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाना है और भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इसी प्रक्रिया का ही अनुपालन करते हैं ये। तो चूंकि इस पांचवी जो विधानसभा है इसकी अवधि 4 जनवरी 2019 से लेकर के 3 जनवरी 2024 तक का है, तो निश्चित रूप से जो है इसी बीच में चुनाव संपन्न करवाने हैं। इसीलिए भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा 9 अक्टूबर को (9 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ सहित 4 और राज्य, छत्तीसगढ़ सहित 4 और राज्य जो आप जानते हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है और मिजोरम है, इनमें चुनाव के लिए उन्होंने आदेश जारी किया। वह तिथि है 9 अक्टूबर 2023 को। और साथ में यहां भी आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया 9 अक्टूबर 2023 को, उसके अनुरूप चूंकि राज्यों का विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए राज्यपाल के प्राधिकार से छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में 13 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना का प्रकाशन किया गया। मतलब यहां हुआ कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, चुनाव की घोषणा किया गया, वह 9 अक्टूबर 2023 की है, जिसमें घोषणा किया कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होंगे, प्रथम चरण और साथ में द्वितीय चरण। प्रथम चरण और साथ में द्वितीय चरण। प्रथम चरण की जो निर्वाचन की जो शेड्यूल है, उनमें जो अधिसूचना जारी किया गया, जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यपाल के प्राधिकार से अधिसूचना जारी किया जाता है, तो पहले चरण का जो अधिसूचना जारी हुआ 13 अक्टूबर को 2023 में ये। और वैसे ही दूसरे चरण की जो अधिसूचना है वह 21 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। यह ध्यान रखना है आपको कि पहले चरण की अधिसूचना का जो प्रकाशन किया गया है वो 13 अक्टूबर को है, और दूसरे चरण की अधिसूचना का प्रकाशन जो किया गया है वह 21 अक्टूबर को है। इसके बाद जो प्रक्रिया है इसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि अब उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन भरता है, नामांकन सबमिट करता है, तो निश्चित रूप से नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगा। प्रथम चरण की नामांकन की जो अंतिम तिथि जो घोषित किया गया 20 अक्टूबर को, मतलब 7 दिन तक की अवधि है इसमें हमारे पास में ये। और वैसे ही दूसरे जो चरण की नामांकन दाखिल करने की अंतिम जो तिथि है वह है 30 अक्टूबर का।
21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का, और यहां पर 13 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक के बीच में जो नामांकन भरे जाने हैं। उसके बाद इस चुनाव की प्रक्रिया में जो तीसरा जो क्रम आता है वह है नामांकन पत्रों की समीक्षा या फिर जांच। उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, अगर त्रुटि है तो या तो उनको सुधरवा लिया जाता है या फिर नहीं सुधारा गया तो उनको रद्द कर दिया जाता है। यहां जो है 21 अक्टूबर 2023 को पहले चरण के लिए और वैसे ही दूसरे चरण के लिए 31 अक्टूबर 2023 को, मतलब एक ही दिन में जो है उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ली जाती है उस नामांकन की। उनके बाद इस प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में जो अगला चरण होता है वह होता है कि यदि कोई उम्मीदवार जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन भर रखा है किसी कारण से वहां अपनी उम्मीदवारी या अपना जो नामांकन वापस लेना चाहे तो 23 अक्टूबर पहले चरण में, 23 अक्टूबर से पहले मतलब 2 दिन का समय मिला उनको, और वैसे जो है दूसरे चरण के लिए अपने नाम की वापसी 2 नवंबर 2023, उसके बीच में, उस 2 दिन के बीच में वह अपने नाम की वापसी ले सकता है। ये ऐसे होते हैं, ऐसे कई बार देखा गया है कि कोई उम्मीदवार जो है अपने नाम को वापस ले लेता है, मतलब नामांकन अपनी वापसी ले जाती है। इसके बाद चुनाव के जो अगला चरण होता है वह होता है मतदान की तिथि। वह होता है मतदान की तिथि। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव जो हुआ है वो 2 चरण में हुआ, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण के जो है जो चुनाव का जो मतदान हुआ वह हुआ था 7 नवंबर 2023 को, जिनमें यहां भी जानते हैं कि इसमें 20 सीट, इसमें 20 सीट्स में चुनाव संपन्न हुए थे। बस्तर पूर्व बस्तर संभाग और साथ में इस तरफ पश्चिमी कुछ सीमांती हमारे जिलों, विधानसभा क्षेत्रों में। और वैसे ही दूसरे चरण का जो चुनाव जो हुआ, मतदान का जो तिथि है वह जो है 17 नवंबर को ये जो बचे जो 70 सीट्स थे, सरगुजा संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्र, बिलासपुर संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्र और साथ में रायपुर संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्र और इस तरह कुछ अन्य भी सम्मिलित थे। तो स्वाभाविक रूप से जो है 2 चरण में हुआ। पहले चरण की जो चुनाव की तिथि है वह 7 नवंबर है, जबकि दूसरे चरण की तो जो मतदान की जो तिथि है वहां जो है 17 नवंबर है। हमें यह ध्यान में रखना है। अधिसूचना जारी हुआ था पहले चरण का 13 अक्टूबर को, अधिसूचना जो है दूसरे चरण का जारी हुआ था 31 अक्टूबर को, जिनका चुनाव जो है 7 नवंबर और दूसरा जो है 17 नवंबर को। मगर चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है मतगणना की तिथि। अब मतगणना का मतलब क्या है? मतों की गिनती किया जा रहा है, मतों की गिनती किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि मतों की गिनती में सबसे पहली जो गिनती होती है वह पोस्टल बैलेट की होती है। उसके बाद फिर ईवीएम से अलग अलग तरीकों से उनकी गणना होती है और फाइनली जो है धीरे धीरे जो है रुझान आने चालू होते हैं। और रुझान के बाद आप जानते हैं घोषणा होती है परिणाम की। रुझान के बाद घोषणा होती है परिणाम की। तो यहां जो पूरी जो कार्य है वो 3 दिसंबर 2023 पहले चरण का भी और साथ में जो है दूसरे चरण का भी 3 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ। अब यहां भी जानते हैं दोनों एक ही तिथि को हुए हैं। इनके साथ साथ जो है इस अधिसूचना में यहां भी जारी किया जाता है कि पूर्व चुनाव के संचालन की पूर्ण जो प्रक्रिया है उनको निश्चित तिथि मींस 5 दिसंबर 2023 पहले चरण की और साथ में जो है दूसरे चरण की भी 5 दिसंबर 2023 से पहले इनको पूर्ण कर लिया जाता है। यह निश्चित अवधि है चुनाव को संपन्न कराने की।
इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ जो हुआ था, वो वहां जो प्रारंभ हुआ था, निर्वाचन आयोग के द्वारा एक घोषणा किया गया, आदेश जारी किया गया 9 अक्टूबर 2023 को, मगर जिनकी अधिसूचना जारी किया गया 13 अक्टूबर को, पहले चरण के लिए, दूसरे चरण के लिए 31 अक्टूबर को। जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो संपन्न जो होने की जो अवधि है वह उस 13 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक की है, पहले चरण के लिए, और दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक की है। तो स्वाभाविक है इस दिन तक, मीन्स 3 दिसंबर को जिस दिन गणना हुआ उस दिन तो परिणाम सामने बिल्कुल सबके सामने थे ये। तो स्वाभाविक है अब उस विधानसभा सीट में कौन, किसकी जीत हुआ, किसकी हार हुई, ये सभी जो है इनकी सूची जो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वाभाविक रूप से जो है, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग है, इसीलिए इस पूरी सूची को राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है, उन सबों की सूची को, और साथ में उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को प्रेषित किया जाता है, और उसके साथ साथ इनको छत्तीसगढ़ राज्य की जो असाधारण राजपत्र है उस राजपत्र में राज्यपाल के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाता है। यह प्रकाशन जो किया गया था छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव की, प्रकाशन किया गया था 4 दिसंबर को। यह ध्यान रखने वाली तिथि है हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव जो मतदान की जो गणना हुआ है वो 3 दिसंबर को हुआ है, वहां जो है 3 दिसंबर को हुआ है, जबकि जो है राजपत्र में इनका प्रकाशन जो है 4 दिसंबर 2023 को हुआ है। हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिनके परिणाम जो है इस प्रकार से आए, जिन्हें जानते हैं कि इसमें टोटल विधानसभा हमारा जो है उसमें टोटल 90 सीट है, जिनमें जो पार्टियों की जो स्थिति है, जिन्हें पार्टियों की स्थिति है वह है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिनको 54 सीट प्राप्त हुए, और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आईएनसी, इनको जो है 35 सीट प्राप्त हुए, और वैसे जो है गुणमाना गणतंत्र पार्टी, इनको 1 सीट प्राप्त हुए। और इनके साथ साथ जो है इसमें हर विधानसभा में कौन किनकी जीत हुई और साथ में विधानसभा क्षेत्र इनका उल्लेख मिलता है। इनके बाद जैसे बताया मैंने, परिणाम 3 तारीख को हमारे पास में आ गए, तो स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाता है इनमें कि अब नए मंत्रिमंडल का गठन कौन करने वाला है, और जो पूर्व जो मंत्रिमंडल था उनकी क्या स्थिति है। तो स्वाभाविक रूप से इस कड़ी में अब जो अगला जो घटना होने वाला होता है वह होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री या उनको अगर बहुमत प्राप्त हुआ है तो वह कुछ समय तक और बना रह सकता है, फिर बना रहने का प्रयास करता है, या फिर नहीं तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री का त्याग पत्र होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जैसे परिणाम है उसके बाद स्वाभाविक रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को अपना त्याग पत्र वहां प्रेषित कर देता है। मतदान का जो गणना हुआ था 3 दिसंबर को, परिणाम बिल्कुल सामने थे, इसीलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा 3 दिसंबर को ही राज्यपाल को अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिए। हालांकि जो है वह आधिकारिक रूप से पद में लगातार 13 दिसंबर 2023 तक लगातार बने रहे। ये हमें ध्यान रखने की बातें हैं। अब स्वाभाविक है अब नई मंत्रिमंडल का गठन होगा, क्योंकि पुराने मंत्रिपरिषद का विघटन होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से पूरे मंत्रिमंडल कोलैप्स कर जाता है।
अन्य मंत्री इस्तीफा दे या ना दे। स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के त्याग पत्र से बाकी जितने मंत्री हैं उन सबों का जो है इस्तीफा हो ही जाता है। इसके बाद जो प्रक्रिया होती है, इनके बाद जो प्रक्रिया होती है वह होती है कि राज्यपाल के द्वारा, चूंकि नए मंत्रिपरिषद के गठन की पूरी तैयारी किया जाना है, साथ में ही अब नए विधानमंडल का भी गठन किया जाना है। परिणाम तो स्वाभाविक हमारे सामने है। ठीक, अब जो नए मंत्रिमंडल के साथ साथ नए विधानसभा का गठन किया जाना है, तो विधानसभा के गठन के लिए राज्यपाल के द्वारा जो सूची, जो चुनाव आयोग के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उनको छत्तीसगढ़ के राजपत्र में फिर से प्रकाशित किया जाता है। वहां प्रकाशन जो हुआ था, ये याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ के राजपत्र में ये जो चुनाव की प्रक्रिया जो है, इनके जो परिणाम जो प्रकाशित हुए हैं, वहां जो हुआ है 4 दिसंबर 2023 को प्रकाशित हुआ है। और इसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया, दो प्रक्रिया, जिनमें एक तरफ जो पांचवा जो विधानसभा था उनका विघटन भी किया जाना है, और साथ में जो नए जो विधानमंडल है उनका गठन भी किया जाना है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का तो विघटन हो गया, अब नए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाना है। इसके लिए संपूर्ण प्रक्रिया अब संचालित होती है। तो निश्चित रूप से जो है अब इस कड़ी में जो है अगला जो प्रक्रिया होगा, वहां जो होगा मंत्रिमंडल के गठन का, नए मंत्रिमंडल का गठन का। अब जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 164 है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, और साथ में अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। मगर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, तो स्वाभाविक है, आप जानते हैं इस प्रक्रिया इस प्रकार की होती है, या तो राज्यपाल के द्वारा जो बहुमत प्राप्त दल है उनको नए मंत्रिमंडल गठन के लिए इनवाइट किया जाता है, या फिर जो बहुमत दल का नेता जिनको चुना जाता है, वहां नेता जो है राज्यपाल के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करता है सरकार बनाने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया में राज्यपाल के द्वारा बहुमत प्राप्त दल भारतीय जनता पार्टी को उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, और उसके बाद इसी क्रम में फिर बहुमत दल का नेता भी चुन लिया गया। और इस प्रकार से नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए एक पूरी प्रक्रिया अब शुरुआत हुई। अब जानते हैं कि नए मंत्रिमंडल गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बहुमत प्राप्त जो दल के जो नेता है उनके द्वारा 13 दिसंबर को अपना दावा प्रस्तुत किया। एक सूची विधायकों के समर्थन की अपनी सूची राज्यपाल को सौंपा, और उस सूची से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने जो उनके पास जो सूची था उन दोनों सूची का मिलान किया। बहुमत जब उनके पक्ष में लगा, तब जाकर के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक नियुक्ति आदेश, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दिया गया। तो अब स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री और साथ में उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ किया जाना है। तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, अब शपथ होगा। और जानते हैं कि मुख्यमंत्री या फिर अन्य मंत्रियों की शपथ जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अब राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाए जाने की पूरी प्रक्रिया जो है अब संचालित होगी। शपथ दिलाया गया, यहां भी जानते हैं आप, और उसके बाद
उसके बाद जो है, जो नए मंत्रिमंडल जिनका गठन हुआ है, नए मंत्रिमंडल जिनका गठन हुआ है, उस नए मंत्रिमंडल के गठन जिनमें अभी वर्तमान जो स्थिति है, एक मुख्यमंत्री जो आप जानते हैं और साथ में 2 उप मुख्यमंत्री। हालांकि भारत के संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री संबंधी प्रावधान नहीं है, उप मुख्यमंत्री संबंधी प्रावधान नहीं है, फिर भी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया गया। यहां आपको ध्यान में रखना है कि अभी मंत्रिमंडल में या फिर मंत्रिपरिषद में केवल 3 ही मंत्री हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना बाकी है। यहां आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार किस तिथि को किया जाता है, जो अभी नहीं किया गया है। स्वाभाविक रूप से उसमें अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग का आवंटन किया जाएगा और उनके साथ में दायित्व सौंपे जाएंगे। तो स्वाभाविक इसी क्रम में जब नए मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया और नए मंत्रिमंडल की बैठक होती है, अब सरकार अपने कार्य को संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। नए मंत्रिमंडल का गठन के बाद नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक, नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक जैसे कि आप जानते हैं वह 14 दिसंबर को हुआ। उसमें कुछ निर्णय लिए जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय वहां जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित थे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित थे। यहां हो गया। उसके बाद इसी प्रक्रिया में अभी सिर्फ मंत्रिमंडल का ही गठन हुआ, अभी सिर्फ मंत्रिमंडल के गठन हुआ, मगर जो है जो अगला जो विधानसभा होगा, क्योंकि पूर्व जो हमारा जो विधानसभा 5वां जो विधानसभा था उनका विघटन 4 तारीख को कर दिया गया। अब नए विधानसभा का गठन किया जाना है, तो नए विधानसभा के गठन के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा 16 दिसंबर को अधिसूचना जारी किया गया कि जो सष्टम विधानसभा होगा उनके जो पहली जो सत्र है, और पहली सत्र वहां 3 दिनों के लिए 19 दिसंबर से प्रारंभ होगी। पहला जो सत्र होगा वह 19 दिसंबर से प्रारंभ होगी। इनकी अधिसूचना जारी कर दिया गया और यहां जो है 3 दिनों तक चलेगी, जिनमें पहले दिन में जो है विधानसभा के जो सदस्य है उनको शपथ दिलाया जाएगा और उनके बाद राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा। राज्यपाल का वहां विशेष अभिभाषण होगा। आप जानते हैं कि आम चुनाव जो होता है उसके तत्कालीन पश्चात जो पहले सत्र होता है उनमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। और इस प्रकार से चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया जो है लगातार चलती है और फाइनली जो है अंतिम रूप से इस चुनाव की प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाती है। इसी प्रकार से चुनाव या इससे संबंधित या संविधान से प्रावधान से संबंधित आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें लगातार हम प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।